Hello everyone, welcome to my YouTube channel R Square Pathshala. My name is Ravi Sani. Today we will start our chapter 6 of chapter 9 of 6th class NCERT book, our past one. So this is basically the history book. So up till now we have completed our chapter 8. In the last video we had discussed about chapter 8, in which we have learnt about towns and the villages. uh, okay, so in today's chapter we will be discussing about traders, kings and pilgrims. So let's start. So how do we find about traders and trade? So basically we can see the fine pottery. Just a second. We can see fine pottery and especially bowls and plates. ये जो है वो हमें काफ़ी सारे आर्कियोलॉजिकल साइट से जो मिली है थ्रू आउट द सब कॉन्टिनेंट, है ना। अब जो सिमिलैरिटी क्या है कि सिमिलर टाइप्स ऑफ पोट्री जो है वो हमें थ्रू आउट द सब कॉन्टिनेंट मिली है। अब ऐसा कैसे पॉसिबल है कि सिमिलर टाइप ऑफ पोट्री जो है काफ़ी जगह पे मिली है, तो ये इन जगह पे कैसे पहुंची होगी, ये कैसे पॉसिबल है? तो इससे हम आइडिया लगा सकते हैं कि जो ट्रेडर्स वो होते होंगे उस टाइम पे, वो इन पोट्री को एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाते थे ट्रेड पर्पस के लिए, और उनको वहाँ जाके सेल कर देते थे। ठीक है। जैसे साउथ इंडिया में हमें गोल्ड, स्पाइसेस, जिसमें स्पेशली पीपर और प्रीशियस स्टोन, ये सब साउथ इंडिया में पाया जाता है। साउथ इंडिया में पाया जाता है, बट ये सब कॉन्टिनेंट के अलग अलग हिस्सों में भी पाया गया है। तो इससे हम कह सकते हैं कि प्रोबेबली जो ट्रेडर्स होते थे वो साउथ इंडिया वाले रीजन से ये ऑब्जेक्ट्स लेके दूसरे हिस्सों में जाके बेचते थे, ट्रेड करते थे। ठीक है। जो पीपर है वो रोमन एम्पायर में काफ़ी वैल्यूड थी, काफ़ी वैल्यू थी उसकी, इम्पोर्टेंट थी, डिमांड में था। वहाँ पे इसको ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता था, पीपर को, ब्लैक पीपर और ब्लैक गोल्ड। ओके। अब जो ट्रेडर्स हैं वो ये सारे गुड्स को, ऑब्जेक्ट्स को जो है शिप्स के द्वारा वहाँ पे लेके जाते थे। शिप्स के द्वारा शी रूट से या फिर लैंड रूट से कारावंस में वो लेके जाते थे, है ना। There must have been quite a lot of trade, as many Roman gold coins have been found in South India. अब जो है रोमन एम्पायर के साथ साउथ इंडिया का बहुत ज़्यादा ट्रेड होता होगा। ये एविडेंस किससे हमें मिला है? क्योंकि साउथ इंडिया में रोमन एम्पायर के बहुत ज़्यादा मात्रा में कॉइन्स पाए गए हैं, गोल्ड कॉइन्स, जो कि रोमन एम्पायर के थे। तो इससे हम कह सकते हैं कि द ट्रेड विद द रोमन एम्पायर वॉज वेरी मच। ठीक है। एक पोएम के एक ट्रेड के रिगार्डिंग एक पोएम है जो कि हमें संगम लिटरेचर से मिली है, जिसमें दिखाया गया है कि कैसे जो गुड्स है वो पूहर, एक पोर्ट होता था साउथ इंडिया में, इम्पोर्टेंट पोर्ट है ईस्ट कोस्ट पे। ठीक है। वहाँ पे कैसे जो है गुड्स को लेके आया जाता था। जैसे इसमें ये पोयम है, स्विफ्ट prancing horses by sea in ships, bales of black pepper in carts, gems and gold born in Himalayas, sandalwood born in western hills, the pearls of the southern seas, and the corals from the eastern ocean, the yield of the Ganga and the crops from the Kaveri, foodstuff from Sri Lanka, pottery from Myanmar, and other rare and rich imports. तो बेसिकली ये पोएम के थ्रू ऑथर ये बताना चाह रहा है कि कैसे पूहर पे जो है गुड्स को जो है इंपोर्ट किया जाता था। ठीक है। इंपोर्ट किया जाता था। ठीक है। इसमें बताया गया है कि अलग अलग चीज़ें कौन कौन से हिस्सों से आती थी, वो सब इसमें बताया गया है इस पोएम के द्वारा। तो इस पोएम पढ़ के हमें एक आइडिया हो जाता है कि कैसे उस टाइम पे ट्रेड जो है प्रेवलेंट था, और अलग अलग हिस्सों के साथ जो है ट्रेड किया जाता था अलग अलग आइटम्स को लेके। एक्सक्यूज मी। तो
जो ट्रेडर्स हैं वो सी रूट फॉलो करते थे, अलग अलग सी रूट को वो एक्सप्लोर करते थे, वो कोस्ट को भी फॉलो करते थे, है ना। वो अरेबियन सी के अक्रॉस भी जाते, जैसे वेस्ट एशिया के साथ ट्रेड करते थे तो आपको अरेबियन सी क्रॉस करना पड़ेगा। वो बे ऑफ बंगाल सीज़ को भी के अक्रॉस भी ट्रेड करते थे, मतलब साउथ ईस्ट एशिया के साथ भी वो ट्रेड करते थे। जो सेलर्स होते थे वो उस टाइम पे मॉनसून विंड्स की एडवांटेज लेके सीज़ को क्रॉस करते थे और इंडिया तक पहुंचते थे, सब कॉन्टिनेंट तक पहुंचते थे। जैसे सपोज़ कि अगर जो ट्रेडर्स है वो ईस्ट अफ्रीका या फिर अरेबिया से अगर सब कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न कोस्ट पे आना चाहते थे तो वो साउथ वेस्ट मानसून का सहारा लेते थे, ताकि उनके साथ वो जो है उनकी डायरेक्शन इंडिया की तरफ होती है साउथ वेस्ट मानसून की, तो वो इन इन मानसून विंड का सहारा लेके इनके साथ साथ सेल करके वो सब कॉन्टिनेंट में आते थे। के अलावा जो शिप्स होती थी वो ये लॉन्ग जर्नी ट्रैवल करने के कैपेबल होनी चाहिए, इस तरह से उनको बनाया जाता था शिप्स को। ठीक है। न्यू किंगडम्स अलोंग द कोस्ट। अब जैसे हमने देखा कि साउदर्न पार्ट में काफ़ी ट्रेड होता था, है ना। ट्रेडिंग बाय सी एक इम्पोर्टेंट एरिया हो गया था। ठीक है। तो जो साउदर्न हाफ है हमारे सब कॉन्टिनेंट का, जिसको हम साउथ इंडिया कहते हैं, उसकी एक लॉन्ग कोस्ट लाइन है, जैसे हम इंडिया के मैप से देख सकते हैं। वेस्टर्न साइड में हमारा अरेबियन सी है, नीचे इंडियन ओशन है, और ईस्टर्न साइड में हमारा बे ऑफ बंगाल है। तो काफ़ी लॉन्ग हमारी कोस्ट लाइन है। वहाँ पे हिल्स भी है, प्लेट्यूज भी हैं, रिवर वैलीज़ भी हैं। अब इन रिवर वैलीज़ की अगर हम बात करें तो जो कावेरी रिवर वैली थी वो सबसे ज़्यादा फर्टाइल होती थी, है ना। फर्टाइल होती थी, और इस कावेरी रीजन को कैप्चर करने के लिए पुराने टाइम में बहुत वॉर्स होते थे। वो हम आगे आने वाली क्लासेस के बारे में पढ़ेंगे। अभी के लिए यही ज़रूरी है कि हमें ये पता होना चाहिए कि जो साउदर्न एरियाज़ में जो अमंग द रिवर वैली, कावेरी वैली जो है सबसे ज़्यादा फर्टाइल थी। अब जो चीफ या फिर किंग होते थे जो रिवर वैली को कंट्रोल करते थे, वही रिच और पावरफुल बनते थे, क्योंकि फर्टाइल रिवर वैली होगी तो वहाँ पे क्रॉप्स अच्छी होंगी, तो किंग्स जो है टैक्सेस अच्छे से कलेक्ट कर सकता है, एडिक्वेट अमाउंट कलेक्ट कर सकता है, जिससे वो उन टैक्सेस के थ्रू जो है आर्मी को मेंटेन कर सकता है और अपने आप को पावरफुल बना सकता है। ठीक है। सो दैट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ फर्टाइल रिवर वैली। जो संगम पोएम्स जो है एक टर्म मेंशन करती है मूवेंदर। मूवेंदर एक तमिल वर्ड है जिसका मतलब है थ्री चीफ्स, है ना। यूज्ड फॉर द हेड्स ऑफ थ्री रूलिंग फैमिलीज, द चोलाज, चेराज एंड पांड्याज। तो बेसिकली इन तीन डायनेस्टीज़ में कावेरी वैली को कैप्चर करने के लिए फाइट वॉर्स चलते रहते थे, है ना। कभी उसने उसको जीत लिया, कभी उसने उसको जीत लिया, तो इन तीनों के बीच में एक दौड़ रहती थी कि कौन रिवर वैली को कैप्चर करेगा, क्योंकि जो कैप्चर करेगा वही अपने आप को रिच और पावरफुल बना सकता था वो अपने आप को। ठीक है। तो इन तीनों में ये सब चलता रहा। ये अलग अलग टाइम पे ये तीनों जो है साउथ इंडिया में अब पावरफुल रहे हैं अराउंड 2300 ईयर्स अगो। अब इनमें से हर एक चीफ जो था उसके दो सेंटर्स ऑफ पावर होते थे, एक कोस्ट पे होता था और एक इनलैंड होता था। ठीक है। तीन चेरास, चोलास, पांड्यास, तीनों के दो दो इम्पोर्टेंट सेंटर्स ऑफ पावर होते थे, एक कोस्ट पे और एक इनलैंड। तो ऐसे करके टोटल हमारी 6 सिटीज़ हो गई, जो कि अब 6 सिटीज़ में से दो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूहर और कावेरीपत्तनम। ये बेसिकली पोर्ट है। ठीक है। ये चोलास का पोर्ट हुआ करता था, पूहर और कावेरीपत्तनम, और एक मदुरई जो कि पांड्यास की कैपिटल थी। ये दो इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं, मदुरई एंड पूहर। मदुरई इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ पांड्यास, पूहर और कावेरीपत्तनम द पोर्ट ऑफ चोलास। ठीक है। अब जो चीफ थे वो जो है रेगुलर टैक्सेस कलेक्ट नहीं करते थे, इसके बदले वो जो है गिफ्ट डिमांड करते थे लोगों से। ठीक है। वहाँ पे मिलिट्री एक्सपीडिशंस भी हमें देखने को मिलते हैं, और वो जो है नेबरिंग एरिया से ट्रिब्यूट कलेक्ट करते थे। ट्रिब्यूट क्या होते हैं ये हमने पढ़ा है, जो विलिंगली लोग देते हैं। ठीक है। और टैक्सेस जो हैं वो जो कि
रेगुलेटेड वे में आपसे चार्ज किया जाता है। ठीक है। अब वो जो ट्रिब्यूट्स या फिर जो गिफ्ट आते थे उसमें से कुछ वेल्थ वो अपने पास रख लेते थे, बाकी वो जो है उसके उनके सपोर्टर्स और मेंबर्स ऑफ रॉयल फैमिली, सोल्जर्स और पोइट्स उन सब में डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे। ठीक है। अब काफ़ी सारे पोइट्स थे जिनके कंपोजिशंस हमें संगम लिटरेचर में, संगम कलेक्शन में पाए जाते हैं। उन्होंने जो है इन चीफ्स की प्रेज़ में काफ़ी सारे कंपोजिशन हमें पाए गए हैं। वो इनको प्रेज़ करते थे और उसके बदले में उनको जो है प्रीशियस स्टोन, गोल्ड, हॉर्सेस, एलिफेंट्स, चैरियट्स एंड फाइन क्लॉथ, ये सब उपहार में मिलता था। ठीक है। अब 200 साल के बाद एक डायनेस्टी आई जिसको सातवाहना कहते हैं। वो वेस्टर्न इंडिया में काफ़ी पावरफुल हुई, सतवाहनाज या सातवाहनाज जिसको कहते हैं। अब उसका एक जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रूलर था वो था गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी, है ना। इसके बारे में जो फेमस इंस्क्रिप्शन है जो कि इसके बिहाफ पे इसकी मदर ने कंपोज की है, इसका नाम था गौतमी बालाश्री। गौतमी बालाश्री, गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी की मदर है, उसने जो है इसके बारे में इम्पोर्टेंट इंस्क्रिप्शन जो है वो कंपोज की है, के बारे में हम आगे पढ़ेंगे आगे आने वाली क्लासेस में। तो ही एंड अदर सतवाहना रूलर्स, दे वर नोन एज द लॉर्ड्स ऑफ द दक्षिण पाथा। दक्षिण पाथा मतलब द रूट लीडिंग टू द साउथ। दक्षिण पाथा, पाथा मीन्स रूट, दक्षिण मीन्स साउथ। सो विच वॉज ऑल्सो यूज एज ए नेम फॉर द एंटायर साउदर्न रीजन। दक्षिण पाथा बेसिकली उस टाइम पे एंटायर साउदर्न रीजन के पार्ट को दक्षिण पाथा भी कहा जाता था। तो गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी ने अपनी आर्मी भेजी ईस्टर्न, वेस्टर्न और साउदर्न कोस्ट पे अपना दबदबा बनाने के लिए। अब सिल्क रूट की स्टोरी क्या है ये हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जो सिल्क रूट है बेसिकली वो रिच ग्लोसी कलर्स ऑफ सिल्क एज वेल एज इट्स स्मूथ टेक्सचर जो है सिल्क का, वो उसको हाईली वैल्यूड फैब्रिक बनाता है मोस्ट सोसाइटीज़ में। जो सिल्क मेकिंग थी वो एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। इसमें पहले रॉ सिल्क को जो है एक्सट्रैक्ट किया जाता है कुकून से, कुकून्स ऑफ सिल्क वॉर्म से, फिर उसको स्पन करके जो है धागा बनाया जाता है, फिर उसे कपड़ा बनाया जाता है। पहले रॉ सिल्क एक्सट्रैक्ट किया जाता है, फिर उससे थ्रेड बनाया जाता है, थ्रेड से फिर जो है कपड़ा बनाया जाता है। जो सिल्क मेकिंग की जो टेक्निक्स थी वो इनिशियली जो है चाइना में इन्वेंट की गई थी अराउंड 7000 ईयर्स अगो। बट ये जो है काफ़ी लंबे समय तक ये टेक्निक थी वो एक सीक्रेट रही। ठीक है। तो जो है कुछ लोग जो है चाइना से दूर दूर तक जाते थे पैदल पैदल हॉर्सेस पे या फिर कैमल्स पे अपने साथ सिल्क लेके। तो जो पाथ वो फॉलो करते थे उसको सिल्क रूट कहा जाता है। बेसिकली एंशंट मतलब चाइना में जो लोग सिल्क लेके पैदल या फिर हॉर्सेस या फिर कैमल पे जो रूट फॉलो करते थे दूर दूर तक जाने के लिए, तो उस जो रूट वो फॉलो करते थे उसको बेसिकली सिल्क रूट कहते हैं। समटाइम्स चाइनीज़ रूलर्स जो है गिफ्ट भेजते थे टू द रूलर्स इन ईरान एंड वेस्ट एशिया। तो जो ईरान में और वेस्ट एशिया के जो रूलर होते थे उनको चाइनीज़ रूलर सिल्क को एज ए गिफ्ट के तौर पे भेजते थे, और वहाँ से जो है सिल्क की नॉलेज फैलती है वेस्ट साइड में और फर्दर वेस्ट में। ईरान और वेस्ट एशिया उससे फर्दर वेस्ट में सिल्क की नॉलेज फैलती है। तो अराउंड 2000 ईयर्स अगो जो है जो सिल्क पहनना जो है वो एक फ़ैशन बन गया था रूलर्स या फिर रॉयल फैमिलीज़ में या फिर रिच पीपल में, रोम इटली में। ठीक है। क्योंकि ईरान और वेस्ट एशिया से वो फर्दर वेस्ट की तरफ फैली और अराउंड 2000 ईयर्स रोम में जो है सिल्क से बने कपड़े पहनना एक फ़ैशन बन गया था अमंगस्ट रूलर्स एंड रिच पीपल इन रोम। सिल्क जो है वो वेरी एक्सपेंसिव था, बहुत बहुत महंगा था। ठीक है। इसको चाइना से लेके आना पड़ता था। जिस जो रोड था वो डेंजरस रोड था, माउंटेन्स को क्रॉस करना पड़ता था, डेजर्ट्स को क्रॉस करना पड़ता था, तो इसलिए वो काफ़ी एक्सपेंसिव था। जो लोग जो है रूट के अलोंग रहते थे वो ऑफन जो लोग ट्रेडर्स जो वहाँ से पास करते थे सिल्क लेके उनसे जो है पेमेंट डिमांड करते थे, है ना। और जो कुछ किंग्स जो है उस पाथ को जो है कंट्रोल करने की कोशिश भी करते थे, बदले में जो है उनसे टैक्स लेते थे और टैक्स ट्रिब्यूट लेते थे
और जो है उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते थे अलोंग द रूट, ठीक है। इन रिटर्न वो उनको जो है बदले में प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते थे थ्रू आउट देयर किंगडम्स, ताकि रॉबर्स उनको अटैक ना कर सके। जो बेस्ट नॉन रूलर था सिल्क रूट को जिसने कंट्रोल किया था वो थे हमारे कुशनाज, ठीक है, जिनके बारे में हम आगे आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। कुशनाज ने बेसिकली सेंट्रल एशिया और नॉर्थ वेस्ट इंडिया को रूल किया था अराउंड 2000 ईयर्स अगो। इसके दो मेजर सेंटर्स ऑफ पावर थे, एक पेशावर था, दूसरा मथुरा था। टक्सिला भी जो है इसके किंगडम में इंक्लूडेड था। तो इनके रूल के टाइम में एक सिल्क रूट की एक ब्रांच जो है वो सेंट्रल एशिया से इंडस रिवर के माउथ तक जो है वो एक्सटेंड की गई थी, ताकि इंडस रिवर के थ्रू से वहाँ पे उसको फर्दर वेस्टवर्ड या फिर रोमन एम्पायर में उसको शिफ्ट किया जा सके सिल्क को। जो कुशनास थे वो अर्लीस्ट रूलर थे सब कॉन्टिनेंट के, जिन्होंने गोल्ड कॉइन इशू किए थे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। दीज गोल्ड कॉइन्स वर यूज्ड बाय ट्रेडर्स अलोंग द सिल्क रूट। इसीलिए हमें पता है कि भाई कुशनाज ने सिल्क रूट को कंट्रोल किया था। द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज़्म, अब कैसे बुद्धिज़्म का स्प्रेड होना कुशनाज के साथ लिंक्ड है वो हम अब देखेंगे। अब जो कुशनाज का जो एक इम्पोर्टेंट रूलर था वो था कनिष्का, जो कि अराउंड 1900 ईयर्स अगो जिसने रूल किया था। उसने एक बुद्धिस्ट काउंसिल ऑर्गेनाइज की थी जहाँ पे स्कॉलर्स मिले और उन्होंने बुद्धिज़्म से रिलेटेड इम्पोर्टेंट मैटर्स को डिस्कस किया। एक अश्वघोष नाम के एक व्यक्ति थे जिन्होंने बुद्धा की बायोग्राफी लिखी थी, बुद्धचरिता। वो कनिष्क की कोर्ट में रहते थे। अश्वघोषा और जो या फिर अदर बुद्धिस्ट स्कॉलर नाउ बिगिन राइटिंग इन संस्कृत। कनिष्क की कोर्ट में 4 बुद्धिस्ट स्कॉलर थे, ठीक है। उनमें से एक अश्वघोषा थे जिन्होंने बुद्धचरिता लिखी थी, बायोग्राफी ऑफ बुद्धा। अब उस टाइम पे जो अश्वघोष या फिर बाकी बुद्धिस्ट स्कॉलर थे उन्होंने संस्कृत में लिखना शुरू कर दिया था, बट बुद्धिज़्म की जो स्प्रेड होने की जो लैंग्वेज थी वो प्राकृत थी, ठीक है। तो तो यहाँ से शुरू होती है एक नए फॉर्म ऑफ बुद्धिज़्म की, जिसको महायाना बुद्धिज़्म कहते हैं। जो अर्लियर फॉर्म ऑफ बुद्धिज़्म थी जो हमने पिछली क्लासेस में पढ़ी थी उसको थेरावादा बुद्धिज़्म कहते हैं। ये नई फॉर्म डेवलप हुई, उसको महायाना बुद्धिज़्म कहते हैं, ठीक है। इसके 2 डिस्टिंक्ट फीचर्स थे। जो अर्लियर थेरावादा बुद्धिज़्म थी उसमें बुद्धा की प्रेजेंस को वर्शिप किया जाता था और उसको जो है स्कल्पचर्स की फॉर्म में, मतलब किसी सिंबल से बुद्धा की प्रेजेंस को रिप्रेजेंट किया जाता था, है ना। जैसे अटेनमेंट ऑफ एनलाइटनमेंट उसको हमने दिखाया था पीपल ट्री से, है ना। ऐसे ऐसे हमने एक बुद्धा को की प्रेजेंस को एक सिंबल के थ्रू दिखाया था पुराने वाली बुद्धिज़्म में है ना। अब नए महायाना बुद्धिज़्म में क्या है कि बुद्धा के स्टैचू बनने लगे, आइडल बनने लगे, ठीक है। इनमें से काफ़ी सारे जो है हमें मथुरा में भी देखने को मिलते हैं स्टैचूज़, और उसके अलावा मथुरा और टैक्सिला में अपने को देखने को मिलते हैं। जो दूसरा चेंज था वो चेंज था कि बिलीफ इन बोधिसत्वास। पहले वाली बुद्धिज़्म बोधिसत्वास में बिलीव नहीं करती थी, है ना। बोधिसत्वा आर सपोज टू बी द पर्सन हु हैड अटेन्ड एनलाइटनमेंट। बोधिसत्वा वो लोग हैं जिन्होंने एनलाइटनमेंट तो ले ली, बट एनलाइटनमेंट लेने के बाद वो कंप्लीट आइसोलेशन में रह सकते थे और मेडिटेट कर सकते थे, बट उन्होंने ऐसा नहीं चूज़ किया क्योंकि वो वर्ल्ड में रह के, इस संसार में रह के जो है लोगों को शिक्षा देना चाहते थे और उनकी हेल्प करना चाहते थे। इसलिए वो आइसोलेशन में ना जाके उन्होंने संसार में ही रहना उचित समझा, ठीक है। तो ये था बोधिसत्वा कॉन्सेप्ट जो कि महायाना बुद्धिज़्म में इम्पॉर्टेंट है। जो बोधिसत्वा की जो वर्शिप थी वो पॉपुलर हो गई, है ना। फिर बाद में ये जो बोधिसत्वा का जो महायाना बुद्धिज़्म है ये जो है सेंट्रल एशिया, चाइना और बाद में कोरिया और जापान में फैली। तो सेंट्रल एशिया, चाइना, कोरिया और जापान में विच फॉर्म ऑफ बुद्धिज़्म इज़ prevalent, that is a Mahayana form of Buddhism which emerged during the time of Kushanas, ठीक है। बुद्धिज़्म जो है वेस्टर्न और साउदर्न इंडिया में भी फैली, स्प्रेड हुई। डजन्स ऑफ केव बनाई गई,
हिल्स को काट के, ताकि वहाँ पे मॉन्क्स रह सकें। ठीक है। इनमें से कुछ केव जो हैं किंग्स के ऑर्डर्स पे बनाई गई थी, क्वींस के ऑर्डर पे बनाई गई थी, और कुछ जो है मर्चेंट्स और फार्मर्स ने बनाई थी। ठीक है, जो कि उनके फॉलोवर होते थे। ये बेसिकली जनरली ये जो केव्स होती थी वो वेस्टर्न घाट्स पे जो पासेस होते थे उनके पास होती थी। जो रोड्स जो है कनेक्ट करते थे प्रोस्परस पोर्ट्स को कोस्ट पे, उनके आसपास ये सब ये बेसिकली होती थी। जो ट्रेडर्स होते थे वो बेसिकली इन केव्स में रहते थे अपने ट्रैवल के टाइम। ठीक है। बुद्धिज़्म जो है साउथ ईस्टवर्ड, मतलब साउथ ईस्ट एशिया में भी वो फैली, पर्टिकुलरली इन श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड एंड अदर पार्ट्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया इंक्लूडिंग इंडोनेशिया। जो पुराने वाली बुद्धिज़्म जैसे थेरावादा बुद्धिज़्म, जो कि मैंने आपको बताया कि वो थेरावादा बुद्धिज़्म थी, वो बेसिकली साउथ ईस्ट एशिया वाले रीजन में, जैसे श्रीलंका, थाईलैंड, साउथ ईस्ट एशिया, इंडोनेशिया, म्यांमार, यहाँ पे ओल्डर फॉर्म ऑफ बुद्धिज़्म है। और सेंट्रल एशिया, चाइना, कोरिया, साउथ कोरिया एंड जापान, वहाँ पे जो है महायाना बुद्धिज़्म प्रेवलेंट है। ठीक है। द क्वेस्ट ऑफ द पिलग्रिम्स। अब जो ट्रेडर्स थे वो दूर दूर से आते थे, कैरावन्स में आते थे, शिप्स में आते थे, और उनके साथ जो है पिलग्रिम्स भी आते थे। ठीक है। अब पिलग्रिम्स जो है वो मैन भी होते थे, वुमेन भी होते थे, जो कि अपनी जर्नी करते थे ताकि वो हॉली प्लेसेस के को विज़िट कर सके और वहाँ जाके अपनी पूजा कर सके। जो बेस्ट नोन जो ट्रैवलर हैं उनमें से चाइनीज़ बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स हैं, फाजियान, जो कि सब कॉन्टिनेंट में अराउंड 1600 ईयर्स अगो आए थे। उसके बाद जुआनजंग आए थे 1400 ईयर्स अगो में। फिर आई क्विंग आए थे जो कि जुआनजंग के 50 साल के बाद। ये तीन इम्पॉर्टेंट हैं। अब जो है इन्होंने ऐसे प्लेसेस को विज़िट किया जो कि बुद्धा की लाइफ से एसोसिएटेड हैं, या फिर जहाँ पे फेमस मोनेस्ट्रीज़ हैं। अब इन हर एक पिलग्रिम्स ने अपना एक अकाउंट छोड़ा है अपनी जर्नी का, कि वो इंडिया में सब कॉन्टिनेंट में आए, वो कहाँ कहाँ गए, उन्होंने क्या देखा, वहाँ का लाइफस्टाइल क्या था, वहाँ के किंग्स क्या करते थे, आर्मी क्या थी, सब कुछ उन्होंने अपने अकाउंट छोड़े हैं। उन्होंने ये भी लिखा है कि कितना खतरा उन्होंने देखा है अपना अपने ट्रैवल के टाइम। जो ट्रैवल जनरली, अब तो क्या कि हम फ्लाइट में बैठते हैं, कुछ घंटों में एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं, बट उस टाइम पे तो कैरावन्स में होता था, शिप्स में होता था, तो ऑफन ईयर्स ले लेते थे अगर लंबा है काफ़ी डिस्टेंस तो। ठीक है। तो वो सब अकाउंट, क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ उन्होंने फेस की, वो सब उन्होंने अपने अकाउंट में लिखा है बड़े अच्छे से। जैसे हम एक पढ़ेंगे कि फाजियान कैसे चाइना लौटे, उसने उसने अपने बारे में बताया है कैसे कितनी डिफ़िकल्टीज़ का सामना उसने उसको करना पड़ा। जैसे वो बताते हैं कि भाई बंगाल से उसने अपने होम की जर्नी शुरू करी। उसने एक शिप बोर्ड करी कुछ मर्चेंट्स के साथ। तो वो तो उनको अभी जो है ट्रैवल किए 2 ही दिन हुए थे उनको, वो एक स्टॉर्म में फंस गए। अब जो मर्चेंट्स होते थे, मर्चेंट्स ने जो है अपना मर्केंडाइज जो ओवरबोर्ड था उसको उसको जो है हल्का करने के लिए, लोड को हल्का करने के लिए, और शिप को सिंकिंग होने डूबने से बचाने के लिए उन्होंने अपना जो है जो मर्केंडाइज था उसको जो है समुद्र में फेंकना शुरू कर दिया। तो जो फाजियान हैं उन्होंने भी अपना जो मेगर और जो पर्सनल बिलोंगिंग्स थी अ, वो जो है समुद्र में फेंकी, बट जो उसकी बुक्स थी या फिर बुद्धा के स्टैचूज़ थे वो उसने अपने पास ही रखे। फाइनली जो स्टॉर्म है वो 13 दिन के बाद जो है वो ख़त्म हो गया, और फिर वो आगे कंटिन्यू किया। तो इसने डिस्क्राइब किया कैसे उन्होंने सी को डिस्क्राइब किया, वो इस तरह से कि भाई द सी इटसेल्फ इज़ बाउंडलेस इन एक्सटेंट, मतलब बहुत बड़ा है जिसकी कोई बाउंड्री नहीं है। इम्पॉसिबल टू नो ईस्ट और वेस्ट, जिसे हम पता नहीं कर सकते कौन सा ईस्ट है कौन सा वेस्ट है, एक्सेप्ट बाय ऑब्जर्विंग द सन, मून एंड द स्टार्स इन देयर मोशंस। हम बिना सन, मून, स्टार्स को देखे ये नहीं कह सकते कौन सा ईस्ट है कौन सा वेस्ट है, इतना एक्सटेंट है उसका, बॉर्डरलेस है, बहुत बहुत बड़ा है मीन्स।
जब डार्क होता है, रेनी वेदर होता है, तो ओनली प्लान इज़ टू स्टीयर बाय विंड, तो विंड की डायरेक्शन में ही जो है वो ट्रैवल करते हैं। तो उसको जो है 90 दिन लगे जावा पहुंचने में, जो कि इंडोनेशिया का पार्ट है, जहाँ पे उसने उन्होंने फिर 5 महीने जो है होल्ड किया। फिर उसके बाद उन्होंने एक दूसरी मर्चेंट शिप जो है वो ली, और फिर वो चाइना पहुँचे। मतलब बंगाल से निकले, 90 दिन में वहाँ पहुँचे, वहाँ फिर 5 महीने रेस्ट करके फिर वो चाइना निकले। उस बीच उन्होंने वो स्टॉर्म में फंस गए थे, वो उन्होंने देखा और बताया कि सी में क्या है ना, सी कितना बड़ा है, वो सब बताया उन्होंने। जो जुआन जेंग थे वो जो है लैंड रूट लेके चाइना गए थे वापस, थ्रू नॉर्थ वेस्ट एंड सेंट्रल एशिया। वो अपने साथ जो है बुद्धा के स्टैचू लेके गए, जो कि गोल्ड, सिल्वर और सैंडलवुड के बने हुए थे, और 600 मैन्यूस्क्रिप्ट्स लोडेड ऑन द बैक्स ऑफ 20 हॉर्सेस। कि भाई बुद्धा के स्टैचूज़ और 600 मैन्यूस्क्रिप्ट जो कि घोड़ों की पीठ पे लाद के लेके वो जा रहे थे। तो 50 से ज़्यादा मैन्यूस्क्रिप्ट्स जो है वो रास्ते में उसने खो गंवा दी थी, जब बोट जो है उनकी इंडस को क्रॉस करते हुए डूब गई, तब उसमें 50 मैन्यूस्क्रिप्ट्स उसने गंवा दी थी, लॉस कर दी थी। तो Xuanzang spent rest of his life translating the remaining manuscripts from Sanskrit into Chinese. तो जो बची 600 में से 50 तो चली गई थी, गंवा दी थी उसने, जो 550 मैन्यूस्क्रिप्ट थी फिर वो पूरी ज़िंदगी जो है उनको ट्रांसलेट ही करता रहा संस्कृत से चाइनीज़ में। ठीक है। नालंदा जो कि बिहार में है, उस टाइम पे एक यूनिक सेंटर होता था बुद्धिस्ट लर्निंग का, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। जो जुआनजांग थे, इसके बारे में हम अभी ऊपर पढ़ रहे थे, वो एक पिलग्रिम थे जिन्होंने अपना टाइम नालंदा यूनिवर्सिटी में स्पेंड किया, वहाँ पे वो स्टडी करते थे। नालंदा के मोस्ट फेमस बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है उस टाइम की। और कैसे वो इसको डिस्क्राइब करते हैं ये ज़रा देख लेते हैं, कि वहाँ के जो टीचर्स होते थे वो मैन ऑफ हाईएस्ट एबिलिटी एंड टैलेंट होते थे, प्रोफेसर्स, मैन ऑफ हाईएस्ट एबिलिटी एंड टैलेंट। दे फॉलो द टीचिंग्स ऑफ बुद्धा इन ऑल सिंसियरिटी के साथ वो बुद्धा की टीचिंग्स को फॉलो करते थे। मैन ऑफ हाईएस्ट एबिलिटी, मैन ऑफ हाईएस्ट टैलेंट, ये सब होते थे। अब वहाँ पे जो मोनेस्ट्रीज़ के रूल होते थे वो काफ़ी स्ट्रिक्ट होते थे, और सबको उनका जो है फॉलो करना पड़ता था, कोई मना नहीं कर सकता था। तो डिस्कशंस जो होते थे थ्रू आउट द डे, एंड द ओल्ड एंड द यंग म्यूचुअली हेल्प ईच अदर वन अनदर। तो एक दूसरे में यंग और बूढ़े लोग एक दूसरे की हेल्प करते थे, पूरा दिन डिस्कशंस होते थे, ये सब बताया उसने। जो लर्न मैन थे वो डिफरेंट सिटीज़ से आते थे, वहाँ पे बस जाते थे अपने डाउट्स को क्लियर करने के लिए। गेट कीपर आस्क न्यू एंट्रेंट्स डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस, they are allowed to enter only after they have been able to answer these. 7 or 8 out of every 10 are not able to answer. जो गेट कीपर होते थे यूनिवर्सिटी में आने से पहले, या फिर मोनेस्ट्री में आने से पहले, उनसे डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस पूछता था, जो उनके आंसर देता था वही जो है यूनिवर्सिटी में प्रवेश कर पाता था, अदरवाइज़ यूनिवर्सिटीज़ में आना अलाउड नहीं था। ठीक है। फिर जो अगला टॉपिक है वो है बिगिनिंग ऑफ भक्ति। तो इस टाइम में हमें ये भी देखने को मिलता है कि भाई हम काफ़ी डीटीज़ को जो है पूजने लग जाते हैं, जो कि एक सेंट्रल फीचर है लेटर हिंदुज़म का है। आइडल वर्शिप, सर्टेन डीटीज़ को वर्शिप करना, आइडल वर्शिप ये बेसिकली वो इम्पॉर्टेंट और सेंट्रल फीचर बन जाता है हिंदुज़म का। अब ये जो डीटीज़ थी वो शिवा थे, विष्णु थे, या फिर गोडेसेस थी जैसे दुर्गा, इनको पूजा जाता था। These deities were worshipped through bhakti, an idea that became very popular at this time. भक्ति के थ्रू वर्शिप किया जाता था। भक्ति होती क्या है? भक्ति बेसिकली एक पर्सन की डिवोशन है अपनी डीटी के प्रति। Anybody, whether rich or poor, belonging to the so-called high or low caste, man or woman, could follow the path of bhakti, devotion to his chosen deity.
जैसे मैं भगवान राम को मानता हूँ तो मैं मेरे उनके प्रति जो डिवोशन है वो मेरी भक्ति है। जैसे हर रिलीजन के लोग जो अपने गॉड को मानते हैं उनकी डिवोशन उनके प्रति होती है, तो वो उनकी भक्ति होती है। ठीक है। जो आइडिया ऑफ भक्ति है वो बेसिकली भगवत गीता में मेंशन है। भगवत गीता हिंदुओं की बेसिकली एक सेक्रेड बुक है, जो कि महाभारत के युद्ध के टाइम भगवत गीता गीता का उपदेश जो है श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को दिया था। ठीक है। अब भगवान जो श्री कृष्ण हैं वो अर्जुन से को कहते हैं, जो कि उनका डिवोटी या फिर फ्रेंड भी होता है, कि भाई तुम अपने सारे धर्म छोड़ दो और जो है मुझ में रिफ्यूज ले लो, है ना। क्योंकि वही जो है अर्जुन को सारी एविल से जो है फ्री कर सकते हैं। तो this form of worship gradually spread to different parts of the country. Which form of bhakti spread to the different parts of the country. Those who followed the system of bhakti emphasized devotion and individual worship of god or goddess rather than the performance of elaborate sacrifices. अब जो लोग भक्ति के सिस्टम को फॉलो करते थे वो बेसिकली डिवोशन और इंडिविजुअल वर्शिप पे ज़्यादा एम्फेसाइज करते थे। इंडिविजुअल वर्शिप और डिवोशन टू गॉड और गॉडेसेस रादर देन परफॉर्मिंग एलाबोरेट सेक्रीफाइसेस, जो हमने वैदिक पीरियड में देखा है। उस टाइम पे सेक्रीफाइसेस परफॉर्म किए जाते थे, है ना। ये सब के कॉन्ट्रास्ट में जो है यहाँ पे डिवोशन टू गॉड गॉडेसेस देखने को मिलती है। इस सिस्टम के बिलीफ के हिसाब से ये माना जाता है कि अगर डिवोटी जो है अपनी डीटी को सच्चे मन से या फिर प्योर हार्ट से अगर पूजेगा तो डीटी जो है उसको दिखाई देगी जिस फॉर्म में वो देखना चाहेंगे। ठीक है। सो द डीटी कुड बी थॉट ऑफ एज ए ह्यूमन बीइंग, लायन, ट्री और एनी अदर फॉर्म। वंस द आइडिया गेन एक्सेप्टेंस, आर्टिस्ट मेड ब्यूटिफुल इमेजेस ऑफ दीज डीटीज़। जब ये भक्ति का आइडिया काफ़ी इम्पोर्टेंट हो गया, रिकग्नाइज्ड हो गया, तो जो आर्टिस्ट होते थे उन्होंने जो है डीटीज़ की ब्यूटीफुल इमेजेस जो है वो बनाई है। भक्ति क्या है? भक्ति बेसिकली एक संस्कृत टर्म्स भज से निकला है। भज का मतलब है टू डिवाइड और टू शेयर। इसका मतलब है कि एक इंटीमेट टू वे रिलेशनशिप है बिटवीन डीटी एंड द डिवोटी। ठीक है। जैसे हमने देखा कि ए पर्सनस डिवोशन टू हिज चूजन डाइटी। ठीक है, दैट इज भक्ति। भक्ति इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स भगवत, विच इज ऑफन ट्रांसलेटेड एज गॉड। भगवत मीन्स गॉड। भक्ति भगवान के लिए होती है, इसका इनका कहने का मतलब ये है। ठीक है। बट इसका ये भी मतलब है कि वन हु पोसेसेस एंड शेयर्स भागा, लिटरली गुड फॉर्चून और ब्लेस। द डिवोटी नोन एज द भक्ता और द भगवता शेयर्स हिज और हर चूजन डीटीज भागा। ठीक है। तो एक पोएम बाय भक्ता है, ये बेसिकली अब एक भक्त थे उनके अपार। जो काफ़ी सारे भक्ति लिटरेचर हैं उनमें जो है बेसिकली क्या है, द मोस्ट भक्ति लिटरेचर टेल्स अस दैट रिचेस, learning and high status do not automatically ensures a close relationship with the deity। बेसिकली अगर आप अमीर हो या फिर आपका स्टेटस काफ़ी ऊंचा है, आपकी जाति काफ़ी ऊंची है, तो आप एंटाइटल्ड नहीं हो जाते भगवान से क्लोज रिलेशनशिप बनाने के लिए। तो ये एक पोयम का पार्ट है जो कि एक तमिल ऑथर ने लिखी थी, अपार, जो कि शिवा के डिवोटी थे। अपार थे तमिल पोइट थे, शिवा के डिवोटी थे। उन्होंने 1400 साल पहले जो है लिखी थी एक पोयम। अपार जो है एक वेलला थे। ठीक है। तो पढ़ते हैं ये पोयम के बारे में क्या कहते हैं। The leper with rotting limbs, the man who is regarded as low by the Brahmin, even the squanger, even these men, if they are servant devotees of him who shelter the Ganga in his long hair, Shiva, I worship them, they are gods to me। ये कहना चाहते हैं कि भाई इवन जो जो स्क्वेंजर हैं, जो कूड़ा उठाने वाले लोग हैं, या फिर
ब्राह्मण जिनको लो कास्ट कहते हैं वो भी जो है, या फिर जो सर्वेंट्स होते हैं, जो नौकर होते हैं, दासाज होते हैं, वो भी डिवोटी हो सकते हैं अपने जो है भगवान के प्रति। ठीक है। अब डीटीज़ जो है वो स्पेशल हुआ करती थी उस टाइम पे, इसलिए इनकी जो है इमेजेस जो है वो ऑफन जो है स्पेशल होम्स में रखी जाती थी। जैसे हमें साउथ इंडिया में टेंपल देखने को मिलते हैं, गोपुरम्स होते हैं, इस तरह से टेंपल्स होते हैं, इनके अंदर स्पेशली वो रखी जाती हैं डीटीज़ की डीटी की इमेजेस। बेसिकली स्पेशल होम्स बनाए जाते हैं क्योंकि डीटी स्पेशल होती थी उस टाइम पे। ठीक है। भक्ति इंस्पायर्ड सम ऑफ बेस्ट एक्सप्रेशंस इन आर्ट, स्कल्पचर, पोएट्री एंड आर्किटेक्चर। अब हिंदू क्या है? हिंदू बेसिकली एक वर्ड है जो कि टर्म इंडिया को रिप्रेजेंट करता है। इंडिया जो है डिराइव की गई है रिवर इंडस से। जो अरब्स होते थे या फिर ईरानियन होते थे, वो जो कि इंडस रिवर से ईस्ट साइड में जो लोग रहते थे उनको बोलते थे वो हिंदूज़। उससे फिर ये नाम पड़ा है इंडिया। टू देयर कल्चर, प्रैक्टिसेस एंड इंक्लूडिंग रिलीजियस बिलीफ। ठीक है, इस चैप्टर में इतना ही था। एल्सवेयर में हम थोड़ा सा क्रिश्चियनिटी के बारे में पढ़ लेते हैं जल्दी से। अराउंड 2000 ईयर्स अगो जो क्रिश्चियनिटी इमर्ज्ड इन वेस्ट एशिया, जो जीसस क्राइस्ट थे वो बेथेलम में जो है पैदा हुए थे, जो कि रोमन एम्पायर का पार्ट था। क्राइस्ट की टीचिंग क्या थी कि वो वर्ल्ड के सेवियर थे, है ना। वो लोगों को बोलते थे कि भाई आप लोगों को प्यार से ट्रीट करो, उन पे भरोसा रखो, जैसे वो अपने आप को दूसरों से ट्रीट करवाना चाहते हैं इसी तरह तुम भी उनको ट्रीट करो। तो कुछ वर्सेस है बाइबल के हो, जो कि क्रिश्चियंस की होली बुक है, या उसमें बुद्धा की टीचिंग्स हैं, वो इसमें लिखी हुई है। ये थोड़ा सा जल्दी से पढ़ लेंगे। ब्लेस्ड आर दोज हु हंगर एंड थर्स्ट फॉर राइटियसनेस, for they shall be filled. Blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Blessed are the peacemaker, for they shall be called son of God. क्राइस्ट की जो टीचिंग थी वो ऑर्डिनरी लोगों को अपील करते थे। ठीक है, अपीलिंग थी लोगों को, ऑर्डिनरी लोगों को काफ़ी के लिए थी, जो कि वेस्ट एशिया में, अफ्रीका और यूरोप में काफ़ी स्प्रेड हुई थी। तो फर्स्ट क्रिश्चियन प्रीचर्स थे वो वेस्ट एशिया से सब कॉन्टिनेंट की वेस्ट कोस्ट में आए थे विद इन 100 ईयर्स ऑफ क्राइस्ट डेथ के 100 ईयर्स के अंदर ही जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट की वेस्ट कोस्ट में वो आए थे। जो केरला के जो क्रिश्चियंस हैं वो बेसिकली सीरियन क्रिश्चियंस हैं, बिकॉज दे प्रोबेबली केम फ्रॉम वेस्ट एशिया, आर अमंग्स द ओल्डेस्ट क्रिश्चियन कम्युनिटीज़ इन द वर्ल्ड। वो सीरियन क्रिश्चियंस हैं, वो वेस्ट एशिया से आए थे, जो कि वर्ल्ड की ओल्डेस्ट क्रिश्चियन कम्युनिटी है। ठीक है बच्चों, इस चैप्टर में सिर्फ इतना ही। आई होप आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा है। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जितना हो सके उतना ये वीडियो आप आगे लोगों तक पहुंचाइए, ताकि मैक्सिमम लोग मेरे पढ़ाने से बेनिफिट हो सकें। ठीक है दोस्तों, अगली वीडियो में हम जो है अपना चैप्टर 10 करेंगे, और फिर उसके नेक्स्ट वीडियो में हम अपना लास्ट चैप्टर ऑफ द बुक 11th चैप्टर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, फिर हम जो है नेक्स्ट क्लास की कोई एक बुक उठाएंगे। अगर आप पहले 7th क्लास की कोई इम्पोर्टेंट बुक, या फिर किसी भी क्लास की अप टू 12th क्लास कोई बुक पहले करवाना चाहते हैं, तो आप प्लीज़ मुझे जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। मैं कोशिश करूँगा मैं आपके लिए वो कोर्स लेके आऊँ जिससे आपको बेनिफिट हो सके। थैंक यू वेरी मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।